नमस्ते दोस्तों। राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में स्वागत। मैं डॉक्टर महेश चंद्र तिवारी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा। विद्यार्थियों, अभी तक हमने जो समझा उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को मोटे मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वैयक्तिक साधनाओं का काल कहा गया, भक्ति काल को व्यक्तिगत साधना के सामाजिक आंदोलन बन जाने का काल कहा गया, रीति काल को कला काल या रीति ग्रंथों के प्रणयन का काल कहा गया, और अंततः हमने आधुनिक काल में जब प्रवेश किया तो आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और उसके बाद छायावाद युग, इन तीनों युगों को हमने प्रवृत्तिगत रूप से और काव्यगत रूप से समझने की कोशिश की। आज हम प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में, यानी कि कल वाले वीडियो में समझा था कि प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि क्या है, प्रगतिवाद का आरंभ कैसे हुआ और प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता में क्या अंतर है, यह सब हमने उस वीडियो में जानने का प्रयास किया था। आज हम इस प्रगतिवाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। प्रगतिवाद की जो पहली विशेषता है कविताओं की, वो है शोषकों के प्रति घृणा, जो कि इन्होंने कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से ये चीज़ ली है। कार्ल मार्क्स के अनुसार इस संसार में केवल 2 जातियां हैं, शोषक और शोषित। व्यापारी, जमींदार और उद्योगपति शोषक हैं और मजदूर व किसान शोषित हैं। प्रगतिवादी कवि इस व्यवस्था का विरोध करता है, वह इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहता है। प्रगतिवादी कवि शोषकों से घृणा करता है और उनके अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहता है। हमने कल समझा था कि प्रगतिवाद एक ऐसे संकीर्ण घेरे का नाम हो गया जिसमें कार्ल मार्क्स के विचारों का साहित्यिक अभिव्यक्तिकरण मात्र उद्देश्य रह गया। और कार्ल मार्क्स, जैसा कि हमने भी अभी भी देखा और हम जानते भी हैं, दास कैपिटल के द्वारा हमें ज्ञात भी है कि वो शोषक और शोषित, इन 2 वर्गों के बीच में वर्ग भेद को भी, वर्ग संघर्ष को भी और अंततः शोषकों की पराजय को अनिवार्य मानता है, चाहे उसके लिए शोषित वर्ग को हिंसक क्रांति ही क्यों न करनी पड़े। मानो उसने शोषण समाप्त करने की कसम खा ली है। शोषण को समाप्त करना ऐसा लगता है कि प्रगतिवादी कविता का उद्देश्य हो गया हो, कसम ही ले ली हो। कवि कहता है, नई शपथ यह प्रथम करेंगे, शोषक का साम्राज्य हरेंगे। दूसरी विशेषता, शोषितों का करुण गान। प्रगतिवादी कवि एक तरफ जहाँ शोषक से घृणा करता है, वहीं दूसरी तरफ शोषितों के प्रति सहानुभूति रखता है। उसकी कविता में शोषितों का करुण गान मिलता है। वह मजदूरों, किसानों, दलितों, पीड़ितों, इनके दुख दर्द को कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। प्रगतिवादी कवि इस तथ्य को भी उजागर करता है कि आज़ादी से पहले यह सपने दिखाए गए थे
कि आज़ादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज़ादी के बाद पूंजीपतियों का शिकंजा और कसा अभी भी कसता जा रहा है। गरीब के हाथ में पहले भी भीख का कटोरा था, आज भी वही कटोरा है। उनके दुखों की ओर संकेत करते हुए प्रगतिवादी कवि कहता है, ओ मज़दूर, तू सब चीज़ों का करता, तू ही सब चीज़ों से दूर। ओ मज़दूर। आह्वान सूक्ष्म रूप से किया जा रहा है कवि का मज़दूरों को कि अरे मज़दूरों, तुम तो ये सब पाने वाले हो, तुम तो ये सब बनाने वाले हो, और जब तुम बनाने वाले हो वो बनाने वाले ही अगर पाने वाले नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तुम सबसे पहले तुम्हें मिलना चाहिए क्योंकि तुम बनाने वाले हो। तुम सबसे पहले कर्ता होने के कारण उपभोक्ता भी तुम होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है तो वो एक प्रकार से उपालंब के रूप में वो इनको जो शोषित वर्ग है उसको सचेत करने का प्रयास कर रहा है। प्रगतिवादी कवियों की तीसरी विशेषता क्रांति की भावना। प्रगतिवादी कविता में क्रांति की भावना स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। कवि पुरानी परंपराओं को समूल नष्ट करना चाहता है। कवि शोषक वर्ग को नष्ट करने के लिए क्रांति लाना चाहता है। प्रगतिवादी कवि मानते हैं कि हृदय परिवर्तन के द्वारा पूंजीपतियों को बदला नहीं जा सकता। कवि अत्याचार के फोड़े को मरहम से ठीक नहीं करना चाहता, अपितु उसे जड़ से काट देना चाहता है। क्रांति का आह्वान इन कवियों की एक विशेषता है। क्रांति का आह्वान इन कवियों की एक विशेषता होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये मार्क्स के पुजारी हैं और मार्क्स ने तो स्वयं क्रांति के आह्वान के बल पर ही शोषितों की जीत की भविष्यवाणी भी की है और उनका आह्वान भी किया है। चौथी विशेषता है प्रगतिवादी कवियों की सामाजिक जीवन का चित्रण। ये बहुत बड़ी विशेषता है। प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक चित्रण अपने चरम पर है। इस काव्य में निम्नतम वर्ग को प्रधानता दी गई है, जबकि इसके पहले के काव्य में उच्च वर्ग को प्रधानता दी जाती थी। प्रगतिवादी कवि गरीब बच्चों के लिए दूध और रोटी की खोज करता है, लेकिन पूंजीपतियों का शोषण उन्हें बाल मजदूर बना रहा है, उनका बचपन उनसे छीन रहा है। इन कवियों ने मजदूरों, किसानों, दलितों, शोषितों की पीड़ा का यथार्थ वर्णन अपने काव्य में किया है। इन कवियों का सामाजिक चित्रण मार्क्सवाद के सर्वथा अनुकूल है। पांचवी विशेषता हम देखते हैं इस काव्य की, वो है रूढ़ियों का विरोध। प्रगतिवादी कवि समाज व धर्म के क्षेत्र में फैली सभी रूढ़ियों का विरोध करते हैं। वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। धर्म, अधर्म, स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा आदि सभी को वे छलावा मानते हैं। इन सब की अपेक्षा वे मानव को महत्व देते हैं। वे मानते हैं कि धर्म अफीम का नशा है और भाग्य एक सुंदर धोखा है। धर्म अफीम का नशा है जब ये कहते हैं तब साफ साफ हमें इस पंक्ति में कार्ल मार्क्स के शब्दों की अनुभूंज सुनाई देती है। कार्ल मार्क्स भी धर्म को अफीम कहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि जब जनता को बेवकूफ़ बना के रखा जाना आवश्यक हो तब उसे धर्म की अफीम खिला दो। उस धर्म की अफीम की पिनक में, उसके नशे में जनता सो जाती है और उस धर्म के अंदर जाकर के जनता बेफिक्र हो जाती है, मानो नशे में डूब जाती है। उनके अनुसार धर्म, जाति, वर्ग, रंग आदि का भेद व्यर्थ है। उनका मानना है कि यह सब भेदभाव शोषक वर्ग द्वारा खड़े किए गए आडंबर है। भाग्यवान, कुरुक्षेत्र में रामदास सिंह दिनकर कह रहे हैं, भाग्यवान आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का,
जिससे रखता दबाए एक जन भाग दूसरे जन का। छठी विशेषता हम देख लेते हैं, नारी चित्रण। प्रगतिवादियों का मूल स्वर शोषकों का विरोध व शोषितों का समर्थन करना है, क्योंकि नारी भी युगों से शोषित व पीड़ित है। अतः इन कवियों ने नारी का चित्रण भी शोषित के रूप में ही किया है। इन कवियों की कविता में नारी का श्रृंगारिक वर्णन नहीं मिलता। यह नारी के रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं करते। इन कवियों ने अपनी कविता में खेत में काम करती, पत्थर तोड़ती, पुरुषों के अत्याचारों का शिकार होती नारी का चित्रण किया है। प्रगतिवादी कवि ने नारी के प्रति सहानुभूति की भावना भी रखी है। इसके पहले वाले युग में, रीतिकाल में हो, चाहे यहाँ तक कि भारतेंदु युग में भी हो, उसमें भी नारी को भोग्या और उस श्रृंगार का एक साधन के रूप में वर्णित करना कवियों ने ज़्यादा पसंद किया, जबकि यहाँ नारी को सम्मान दिया गया है। अगला बिंदु है 7वां, मानवतावाद। प्रगतिवादी कवियों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक अपने देश और अपने देश के लोगों की समस्याओं के बारे में लिखने वाले, और दूसरे समस्त मानवता का उद्धार चाहने वाले। पहले वर्ग के कवि तो अपने ही देश के मजदूरों, किसानों, दलितों, वेश्याओं, भिखारियों आदि का उद्धार करने के लिए लिखते हैं, और दूसरे वर्ग के कवि सारे संसार के दीन दुखियों का उद्धार चाहते हैं। उसके लिए सभी मानव समान हैं। सारे संसार के मजदूरों, दलितों और पीड़ितों का दुख उन्हें ठेस पहुंचाता है। मानवतावादी दृष्टिकोण इस युग के कवि का प्रधान लक्षण रहा है। कारण शोषित वर्ग की जब बात की जाएगी तो स्वाभाविक है कि मानवतावादी दृष्टिकोण उस कवि के काव्य में ज़रूर निपजेगा, उपजेगा, दिखेगा, जिस कवि की भावनाएं सिर्फ और सिर्फ समाज सापेक्ष है, क्योंकि समाज और मानव एक दूसरे के साथ गुंथे हुए हैं। अगला बिंदु हम देख लेते हैं 8वां, विश्व समस्याओं का चित्रण। प्रगतिवादी कवियों ने केवल भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार की समस्याओं का वर्णन अपनी कविताओं में किया है। उन्होंने भारत पाकिस्तान का बंटवारा, बंगाल का अकाल, कोरिया युद्ध, स्वेज के झगड़े, पंचशील आदि का मार्मिक वर्णन किया है। कला पक्ष। प्रगतिवादी कवियों ने कला के दृष्टिकोण से भी मार्क्सवाद को अपनाया है। इनका मानना है कि कला भी ऐसी होनी चाहिए जो आम आदमी को समझ में आ सके और उसे शुभ प्रेरणा दे सके। यही कारण है कि कला पक्ष के दृष्टिकोण से प्रगतिवाद काल उतना अधिक उत्कृष्ट दिखाई नहीं देता। वस्तुतः प्रगतिवादी कवियों का अलंकरण की तरफ ध्यान था ही नहीं। जैसा कि हमने पढ़ा था अभी, कार्ल मार्क्स के विचारों को जब अभिव्यक्त करना है तो समाज सापेक्षता हो सकती है, मानवतावाद हो सकता है, पर उस घटाटोप मानवतावाद और समाज सापेक्षता में कला, निश्चित रूप से कला का इतना अधिक प्रयोग हम नहीं देख सकते। उनका ध्यान था भी नहीं। उनका मकसद महज अपने भावों को अभिव्यक्त करना था और दीन दुखी समाज को जगाना और उनके लिए क्रांति की प्रेरणा का कार्य करना था। इन कवियों ने सरल, सहज व बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया। इनकी भाषा में किसी प्रकार का आडंबर नहीं है। इनकी भाषा में अगर कहीं छंदों व अलंकारों का समावेश भी हुआ है तो वह अनायास हुआ है। इन कवियों ने अपने काव्य में नवीन उपमान, रूपक और प्रतीक प्रयुक्त किए हैं। इनकी भाषा का उदाहरण देखिए। सड़े घोड़े के गोबर की बदबू से दबकर मग जिंदगी के गुलाब की मर जाती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रगतिवादी काव्य साम्यवादी क्रांति का काव्य है, जो कि समाज में समतामूलक स्थापना चाहता है। इस दृष्टि से यह काव्य
बहुत प्रशंसनीय है। समाज सापेक्षता के दृष्टिकोण से इस काव्य का कोई जवाब नहीं, परंतु हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि एक तो उसका टाइम बहुत कम रहा, क्योंकि जब तक इसमें साहित्यिकता की अभिव्यक्ति किसी साहित्य में नहीं होगी तब तक वह स्थायी साहित्य बन सके ऐसा मानना मुश्किल है। दूसरा, इस युग में कोई महान काव्य कृति लिख दी गई हो ऐसा भी नहीं हुआ। यह काव्य वस्तुतः अत्यंत यथार्थवाद पर चलने के कारण इतना अनुभूति की गहराई और संवेदनशीलता लिए हुए नहीं मिला। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने जाना कि हिंदी साहित्य का यह कालखंड जिसे हम प्रगतिवाद कहते हैं वह अपने में केवल और केवल समाज सापेक्षता को निरंजित किए हैं, निरूपित किए हैं, और साथ ही इसमें कला पक्ष इतना अधिक तीव्रता से उजागर नहीं हुआ है। हम अगले कुछ वीडियो में प्रयोगवाद और अन्य कविताओं की प्रवृत्तियों को भी समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।